हेलो बच्चों, तो कैसे हो बेटा आप सब। आज के इस खूबसूरत लेक्चर में आपके पास हम वन शॉट नहीं लेके आए हैं। आज हम लेके आए हैं एग्जाम शॉट। जैसे आप सबको पता होगा, हाफ ईयरली एग्जाम बड़े ही पास आ चुके हैं। बहुत से स्कूलों में स्टार्ट भी होने वाले होंगे। और साथ ही साथ ये लेक्चर सिर्फ हाफ ईयरली नहीं है, ये आपका जो फाइनल एग्जाम होगा क्लास 10th का बोर्ड का, उसके हिसाब से हमने बनाया है। इसमें क्या खासियत है, इससे आपके एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, आपकी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सारे टाइप के कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे और हर क्वेश्चन को आप लगा पाओगे। बट मैं एक चीज इन्फॉर्म कर देता हूं कि किन बच्चों के लिए लेक्चर। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी बच्चा आया है अपना टाइम वेस्ट करे। जिस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है मैं अभी बता रहा हूँ, जिस बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे एक होता है बच्चा जो एवरेज बच्चा है, और एक होता है जो इंटेलिजेंट बच्चा है। वो रिवीजन करने आते हैं या फिर अपना एग्जाम फॉर्मेट या पीवाईक्यूज देखने आते हैं या सोल्व करने आते हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस की भी होती है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और जो बिलो एवरेज बच्चा है उसके लिए भी, जिसको 100 में से 40 मार्क्स की भी नॉलेज है ना, उन सब के लिए काम काम का है। बट सर किनके काम का नहीं है फिर? किनके काम का नहीं है सर? 100 में से अगर 40 मार्क्स की पे वाले बच्चे के लिए भी काम का है, तो किन के लिए काम का नहीं है? उनके लिए काम का नहीं है जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है। मतलब उनको, जिनको बिल्कुल बेसिक से, जिनको उंगली पकड़ के ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ाया जाए। मैं उनसे कहना चाहूंगा 20 मिनट सुनना, नहीं समझ में आया तो लेक्चर छोड़ देना। क्योंकि मुझे अभी बता रहा हूँ, 20 मिनट सुनने की कोशिश करोगे, क्या पता आप वहां तक कैच ना कर पाओ। अगर कर पाते हो, क्योंकि मैं सब कुछ जो क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट सिखाऊंगा, और सब कुछ कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस चलेंगे और बताऊंगा कि ये कवर करने के बाद आपका रिवीजन 100% हो गया। मतलब ये एग्जाम शॉट है, रिवीजन शॉट है, ना कि कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर। तो उसके अकॉर्डिंग, और मतलब डिटेल्ड इन द सेंस एग्जाम का डिटेल्ड इसमें कंप्लीट है। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड जितना आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। हाँ, बट एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा, बट उसको कैच करने के लिए थोड़ी सी डिजिट्स चेंज कर दी, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। वो बच्चा जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, जो मेरे से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि मैं बोलता हूँ एलसीएम, तो वो एलसीएम का ही मतलब नहीं समझ पाएगा। बट मैं एक बार यहाँ पे समझाऊंगा कि एलसीएम का मतलब क्या, पर एक ही बार बोलूंगा, वो बड़ा फास्ट रहेगा, प्रोसेस बहुत तेजी से रहेगा, तो उसको कैच ना कर पाए। तो उसमें मैं नहीं चाहता उसका लॉस होए, वो यहाँ पे टाइम वेस्ट करे। जिसको हल्का सा भी नॉलेज है, हाँ, जो बंदा 100 में से 40 मार्क्स के पे है, उसको 40 से जंप मार के 100 तक जाना है, और कुछ टाइम में आपका एग्जाम, उसके लिए बेस्ट है ये लेक्चर। वन अदरवाइज आप जाके वन शॉट देखिए, डिटेल लेक्चर देखिए, जिसको ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है। और ये लेक्चर सच बता रहा हूँ एग्जाम के टाइम पे क्यों ज्यादा हेल्पफुल होंगे और क्यों वन शॉट नहीं होगा। क्योंकि वन शॉट आप 5 घंटे का, 4 घंटे का लेक्चर एक चैप्टर का देखते हो, 3-4 चैप्टर का देख लोगे ना, और अगले दिन एग्जाम देने जाओगे तो आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे जो आपने पढ़ा है। ऊपर से आपको 100% वो रिटेन होगा ही नहीं। एक दिन में इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले लोगे, या तो आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो वन शॉट देखने जाओगे। बट जब थोड़ा बहुत पढ़ा होता है जिन बच्चों ने, वो भी वन शॉट देखते हैं, फिर कहते हैं सर पेपर में याद ही नहीं रहा। तो फीडबैक ऐसे काफी आते हैं कि सर पेपर में वन शॉट देख के गया था, सवाल तो वहीं से आया था पर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो ये रीजन इसीलिए है क्योंकि आपने पूरी डिटेल सॉल्यूशन वापस, इतना 4-4 घंटे का लेक्चर देखा, वो ओवरलोड हो गया, रिटेन ही नहीं रह पाया। उस आपको बस एक वहम हो गया कि हाँ मुझे आता है, पर वो आपसे कॉपी पेन पे चल ही नहीं पाया, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसलिए मैं कहूंगा छोटे लेक्चर ये देखना। मैं कोशिश करूंगा इसको 2 घंटे से पहले खत्म कर दूं या 1.5 घंटे से पहले ही खत्म कर दूं। ट्राई रहेगी 1 घंटे का अप्रोक्स मैं कंप्लीट करूं इस लेक्चर को, ताकि आप इसको जल्दी से अपने आप अंदर इनकलकेट करें। उसके बाद आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करें, इसी क्वेश्चंस को वापस प्रैक्टिस करें। इसीलिए मैंने टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। उसमें भी मैंने हर क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो हम वहां से आपको एक एक वेरीफाई करवाते, पढ़ाते चलेंगे, समझाते चलेंगे, कंसेप्ट देखते चलेंगे। आधा घंटा देखो, नहीं लगता है बेनिफिशियल तो बेसिक चले जाना। क्योंकि मैं इसको एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम शॉट ही बनाया है ये मैंने, रिवीजन शॉट है, वन शॉट नहीं है। अगर वन शॉट देखना है तो आप अभी जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या है वो छोड़ो, पहले क्वेश्चन देखो। तो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, फाइंड द एलसीएम। अगर आपको नहीं पता हो, अगर आपके पास 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है और 2 नंबर का एलसीएम दे रखा है, उन दोनों का प्रोडक्ट हम करते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट हम करते हैं, वो किसके प्रोडक्ट के बराबर आता है? वो इन्हीं 2 नंबर इंडिविजुअल के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है, चलो ऐसे ही पढ़ेंगे पूरी क्लास फास्ट। ठीक है, तो इस सवाल में मुझे क्या दे रहा है? एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का 16, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 16। मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास एलसीएम नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं ए और बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा।
इनकी प्रोडक्ट क्या है, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है 3072, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3072, राइटिंग पे फोकस नहीं करेंगे। और यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू, तो एलसीएम मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे एलसीएम भी तो है, तो यहाँ पे एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, यानी मुझे सिर्फ 16 से इसको डिवाइड करना था, वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखा, इस तरीके से हम पूरी क्लास को चलाएंगे, आप समझ गए होंगे पहले एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये हमारा तरीका रहेगा। अब देखो 16 को 3072 से यहाँ पे भी डिवाइड कर रखा है, 192 आपका आंसर आ गया। ये आपके ऑलरेडी सीबीएसई 2025 में आपके एग्जाम का ही सवाल है, सारे के सारे सवाल आपके पीवाईक्यू से रहेंगे, और इस तरीके से मैंने अरेंज किए हैं कि आपके कंसेप्ट रिकॉल इतने अच्छे तरीके से होंगे, मिक्स तरीके से। यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन, इरेशनल प्रूव करना, हर तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस, डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, तो उसका लिस्ट नंबर क्या होगा, ये एलसीएम एचसीएफ वाली थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से कर रहे हैं। नहीं अब देखो एक एक क्वेश्चन देखेंगे, वहां समझेंगे। अभी बात पुरानी बातें भूल जाओ, सेकंड क्वेश्चन से अब क्लास को खूबसूरती से स्टार्ट करते हैं, अब कोई पोज नहीं लेंगे। आ जाओ। एलसीएम ऑफ नंबर इज गिवन इन रेशियो, ठीक है। देखो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, ठीक है। देयर एचसीएफ इज 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। अब देखो दो नंबर्स का रेशियो 4:5 है, तो एक नंबर को मैं 4x मान लेता हूं, दूसरे नंबर को मैं 5x मान लेता हूं, और मुझसे कह रहा है कि इसका जो एचसीएफ है वो 11 है, ठीक है भैया। अगर मैं देखूं नंबर्स तो एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, अगर इन्हीं दो नंबर का ही तो एचसीएफ मुझसे कह रहा है 11 है। अच्छा, अब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा आप खुद निकालो। सिर्फ 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं होता, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, x और x कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा सर, x हो गया। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, इस पूरे की वैल्यू x आ गई, यानी x की वैल्यू तो सर 11 है। अच्छा जी, x की वैल्यू 11 है, तो मुझसे ये पहला नंबर भी मिल गया, मुझे दूसरा नंबर भी मिल गया। पहला नंबर आएगा 4 × 11, अच्छा, दूसरा नंबर आ गया 5 × 11, यानी 44 और 55 हमारे पास ये दो नंबर हो गए, ठीक है सर। अब मुझे एलसीएम निकालना है, अब आपके पास दोनों नंबर हैं, आपको बस एलसीएम निकालना है, किसका, 44 का और 55 का, आराम से आप फाइंड आउट कर देंगे। अब जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं उसके लिए बता देता हूं, अभी क्वेश्चन जैसे जैसे आगे चलेंगे तो मैं एक बार रिकॉल करवा दूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम क्या निकालते हैं, और एलसीएम होता क्या था, और एचसीएफ होता क्या था। इसलिए बने रहिए इस क्लास में, बड़ा मिक्स तरीके से रिकॉल करते हुए पढ़ेंगे। सच कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं आधे घंटे तक रुक जाना, आ जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने सिर्फ एलसीएम निकाल दी इनका 44 और 55 का, ये आ जाएगा हमारा आंसर 220, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे भी देख सकते हैं, इस स्लाइड को क्लीन करना है तो क्लीन कर सकता हूं मैं, अदरवाइज आपको ऐसे रखना है सॉल्यूशन के साथ, देख लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे देखो फटाफट, इफ p एंड q आर नेचुरल नंबर्स एंड p इज ए मल्टीपल ऑफ q। देखो p क्या है, मल्टीपल है q का, इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ q, कुछ मल्टीप्लाई में है q के साथ, ठीक है। ये हमारा p है, मुझसे कह रहा है एचसीएफ निकालो p और q का। p की वैल्यू तो ये है सर, मुझे एचसीएफ निकालना है p और q का, p की वैल्यू तो मेरी mq है, और q का निकालना है। अब सबसे बड़ा एचसीएफ की डेफिनेशन अब सुन लो, मैं समझा रहा हूं। एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इस नंबर को भी डिवाइड कर दे, इस नंबर को भी डिवाइड कर दे। यानी आपको अगर कई सारे नंबर है, मान लो 7-8 नंबर है आपके पास अलग अलग, और उसके बीच में आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा सबसे बड़ा जो उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। यहाँ पे एचसीएफ का मतलब है कि ये दो नंबर है, इनके बीच का एचसीएफ बताना है, तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इस नंबर को भी डिवाइड कर दे, इस नंबर को भी डिवाइड कर दे। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्यू नंबर, सर क्यू जी, यहाँ पे भी डिवीजन, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्यू क्यू ही है, तो इससे बड़ा तो मैं वैसे भी नहीं ले सकता था, और क्यू इसको भी डिवाइड कर रहा है नंबर को, और क्यू इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, तो मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा, मेरा एचसीएफ क्यू आ जाएगा। क्या मेरे ऑप्शन में क्यू है, देखो आंसर में क्यू है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आप, एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो आपको आइडिया भी आ जाएगा, और हमने आपको समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया। तो क्योंकि यहाँ तक आते आते बच्चों को एग्जाम में लिखने का आइडिया आ जाता है, या जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे अटैच कर रखा है फटाफट, ठीक है। कई बार हम यहाँ पे लिखने के बजाय सॉल्यूशन से ही आपको समझा देंगे। आगे अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं p एंड q, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p दिस q दिस। अब यहाँ पे मैं एलसीएम की डेफिनेशन बताऊंगा आपको, और प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। दो इंटीजर्स थे, p ये है वैल्यू, q ये वैल्यू है, a और b हमें प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे। तो एलसीएम पूछ रहा है हमसे p और q का। अब एक बात देखो, p की वैल्यू लिखते हैं, एलसीएम निकालना है मैं p और q का, तो p की वैल्यू पहले यहां लिखता हूं मैं, p की वैल्यू है मेरे पास 18a² b की पावर 4, ठीक है।
अब देखो ए और बी इसने मुझे ऑलरेडी प्राइम नंबर्स बोल दिया। मैं इस सवाल को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, आपके जो वैल्यू है, कोई भी कुछ भी वैल्यू है, पी की ये वैल्यू है हमारी, तो इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूं। ठीक है सर, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है हर नंबर्स को प्राइम में लिख दो यहाँ पे इस पूरी डिजिट्स के अंदर। तो p को मुझे प्राइम नंबर्स में लिखना है, p इसके बराबर है, इसमें हर नंबर्स को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख देता हूं। तो कैसे लिखूंगा, 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 9 2 18 होता है, 2 तो एक प्राइम है। अब 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं, हाँ ये भी एक प्राइम है। तो प्राइम प्राइम 18 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। और a और b मुझे सवाल में कह रखा है ये प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स है तो ये ऑलरेडी प्राइम की पावर्स में लिखा हुआ है। अच्छा सर, ऑलरेडी प्राइम की पावर्स में लिखा हुआ है, जी हाँ। ये p की वैल्यू आ गई। अब q की देखो, क्यू क्या है, 20 a³ b²। तो 20 को तोड़ दो, यहाँ पे यहीं तो तोड़ दें, 20 को 5 इंटू 4 लिखोगे प्राइम में, तो 2 की पावर 4 को लिख दो 2 की पावर 2, क्योंकि प्राइम में लिखना होता है, 2 हमारा प्राइम है, इंटू में 5, मल्टीप्लाई में कितना आएगा a³b²। अब आपको देखो, जब एलसीएम निकालना है किसका, p और q का, इसका मतलब क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम निकालते थे, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, दूसरे नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स की हाईएस्ट पावर ले लो। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, इन 2 में देखो, इस 2 में और इस 2 में किसकी हाईएस्ट पावर है, सर 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, वो आप एलसीएम में लिखते चलो, मल्टीप्लाई में। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 3 है, सर यहाँ 3 नहीं है, बट एलसीएम में हमें कॉमन नहीं देखना होता है। अब 3 यहाँ पे है तो 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख दो, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो अकेला 5 की पावर 1, ये हमारा 5 भी हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 5, मल्टीप्लाई में a की पावर 2 a की पावर 3, कौन सी पावर लिखो, जब बड़ी पावर है तो a की पावर 3। अच्छा, मल्टीप्लाई में b की पावर 4। बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर देखते हैं कहाँ पे, ऑप्शन देखो, ये देखो 2 की पावर 4, ये 4 4 5 से 20, 20 इंटू में 9, 180, 180 a³ 180 का देखो ये रहा 180 a³ b की पावर 4, a³ b की पावर 4, ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। इस तरीके से हम आपको एग्जाम शॉर्ट के लिए एग्जाम की रिवीजन करवाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एलसीएम का अब आपको आ गया। अब यहीं से मैं आपको एचसीएफ के बारे में भी याद दिला देता हूं कि हम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं, एग्जाम में दोनों सवाल आते हैं आपके, तो एचसीएफ सुन लो। ये लेक्चर ऐसा है कि मतलब कोई ध्यान से फोकस करके सुन ले ना, बिल्कुल बेस से, ऐसे 10-15% नॉलेज है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान से। अगर कोई मेरी फास्ट लगे 10 सेकंड बैक जाके वापस से सुन ले मुझे, और मतलब एग्जाम से बहुत दूर भी, तो भी उसको 100% समझ में आ जाएगा। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि आप 1.5-2 घंटे में वो प्रेशर लो जब तक आपका एग्जाम पास ना आए। ठीक है, फिर तो हम डिटेल में 1-1 घंटे की क्लास में सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही पढ़ेंगे, क्यों हम पूरा चैप्टर ही, भागने की किस बात की देरी है, एग्जाम पास है इसीलिए तो भाग रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, ये सवाल हो गया। अब यहाँ पे मैं कह रहा था आपको एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ और निकालना हो। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, किससे निकालना है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। मैंने ऑलरेडी लिख रखी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे एचसीएफ में क्या करना होता है, आपको पहले देखने होते हैं कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो 2 इधर है तो 2 इधर भी है, हाँ जो कॉमन है ना उनमें सबसे छोटी पावर लेनी होती है एचसीएफ में। अच्छा, 2 की पावर 1 ले लो फिर। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई में, अब 3 यहाँ है पर 3 यहाँ नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको भूल जाओ, 5 भी कॉमन नहीं है, ए और बी और कॉमन है सर, ए की सबसे छोटी पावर 2, ए की पावर 2, बी की सबसे छोटी पावर 2, बी की पावर 2, तो हमारा एचसीएफ आएगा 2a²b²। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना आ गया, एचसीएफ निकालना आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं, देख लो। ऐसे फास्ट हम थोड़ी गाड़ी को बढ़ाए रखेंगे, राइटिंग वगैरह पे फोकस नहीं करेंगे। चलिए, ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, मुझसे कह रहे हैं एचसीएफ बताओ। अभी सिखाया है, ट्राई करो। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रखे हैं दोनों नंबर, हाँ मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रखे हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है सर, 2 कॉमन है। हाईएस्ट पावर क्या है सर, 2 की, सॉरी सबसे छोटी पावर देखनी होती है 2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो ये भी कॉमन है, सबसे छोटी पावर 3 की पावर 7। ऑप्शन देख लो कौन सा है। एक्स और वाई आपके पास दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। ठीक है, पी की वैल्यू दे रखी है, क्यू की, आर की, और एक्स और वाई कैसे हैं, अलग अलग प्राइम नंबर्स है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है पी क्यू आर का।
ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना कोई मुश्किल चीज है, अभी सिखा गया हूं, आप बड़े आसानी से करोगे। आप कहोगे सर एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर मैंने मान लो लिख दिया है, तो पी यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, हाईएस्ट पावर लूंगा, एक्स की पावर है 5, ठीक है, वाई की पावर का हाईएस्ट लूंगा 4, एक्स वाई, वाई की पावर 4, हाँ ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हो एक्स की पावर 4, यहाँ पे एलसीएम कहीं लिखा होगा, हमने एलसीएम नहीं लिख रखा क्या, एक्स की पावर 5, हाँ एक्स की पावर 5, वाई की पावर 4। एचसीएफ में क्या करोगे, ये कॉमन देखो, एक्स वाई हर एक में कॉमन है, इसमें सबसे छोटी पावर एक एक्स हो जाएगा, एक हमारे पास वाई स्क्वेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया, एक्स वाई स्क्वेयर, ये हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि ये निकालने के बाद चेक करो कि एलसीएम ऑफ पी क्यू आर और एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर की प्रोडक्ट क्या पी इंटू क्यू इंटू आर के बराबर आएगी या नहीं आएगी। आपको मैं बता दूं, जो हमने ये फॉर्मूला, एक बच्चा सोचेगा सर आ तो सकते नहीं आ सकते बेटे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि भाई एचसीएफ की प्रोडक्ट जो होती है वो एलसीएम की प्रोडक्ट करें, उसी नंबर्स के एलसीएम की प्रोडक्ट करें तो वो बराबर आते हैं उन नंबर्स के प्रोडक्ट की। यहाँ पे एक खास बात ये होती है कि जो नंबर्स हैं वो दो ही होते हैं, उसी के लिए आइडेंटिटी वैलिड है। दो से ज्यादा नंबर्स हो गए ना, जैसे यहाँ पे 3 नंबर हो गए पी क्यू आर, इनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे और जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जरूरी नहीं है वो इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए, जरूरी नहीं है। अच्छा सर जी, ऐसी बात है, बिल्कुल हाँ ऐसी बात है। तो ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, इनकी मल्टीप्लाई करी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू आई, और जब P की मल्टीप्लाई, Q की मल्टीप्लाई और R की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर ये आएगा। अच्छा, ये और ये तो बराबर ही नहीं है। हुई 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 हुई, आया ना मजा, ऐसे ही मजा आएगा भाई, बनते रहो, स्पीड में रहने का, मजे में रहने का और मस्ती करने का, आओ मेरे लाल। क्वेश्चन 7 देखते हैं फटाफट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो कितनी कितनी बुक्स है, फिजिक्स की 144, 180, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की 192, बुक्स आर टू बी स्टैक्ड, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एट इक्वल हाइट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टैक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। देखो बुक्स को स्टैक कर रहा है, मतलब क्या कहते हैं, टू बी स्टैक्ड सब्जेक्ट वाइज एट इक्वल हाइट, तो इक्वल हाइट पे हमने स्टैक कर दिया। और हमें मतलब ये सवाल कैसे आता है, जब मैक्सिमम एक बार, जैसे यहाँ पे तो इक्वल हाइट पे आ गया, कई बार एग्जाम में इस टाइप से भी सवाल आ सकता है कि भाई हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास या दो अलग अलग टाइप के कॉइन्स है, मतलब गोल्ड और सिल्वर के, उसको इस तरीके से हमने बॉक्स के अंदर स्टैक किया है कि वहां पे हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड्स हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स है, और वो सेम नंबर ऑफ स्टैक्स में कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे होगा, नहीं समझ में लैंग्वेज, इसका मतलब ये होता है जब हाईएस्ट में हो जाए और कईयों में बांटना हो। अच्छा, एक के अंदर ज्यादा आ जाए, हाईएस्ट आ जाए जितने आ सकते हैं, और कईयों में बांटना हो, तो इसमें हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। इसकी डिटेल्ड थ्योरी अगर मेरी, कई बच्चे कैच कर गए होंगे जिन्होंने समझा है, बट एग्जाम शॉर्ट है तो जिसको कैच नहीं करा होगा उसको मैंने थोड़ी सी ट्रिक से बता दिया, वरना डिटेल्ड में भी हम बता सकते हैं इसके ऊपर। हम इस लेक्चर की थीम को भी याद रखते हुए पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप एक दो बार सुनोगे जो मैंने बोला तो शायद कैच कर जाओगे, बट आई होप आप इतने स्मार्ट हैं सभी कि कैच हो जाएगा, नहीं भी होता तो टेंशन ना लेना, एग्जाम छोटा है, एग्जाम में मार्क्स फुल आएंगे अपने, सब कुछ सीख लेंगे अपन, जब डिटेल में सीखते तो है ही कंसेप्ट अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, तो एचसीएफ निकाल दोगे इन तीनों नंबर्स का। जैसे ही मैंने इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकाला, अब एक बच्चे का सवाल आएगा सर एचसीएफ कैसे निकाल लूं। इसको देखो, जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आ जाए ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, तो आपको हमेशा किससे जाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो अब यहां तक जो बच्चा रुका होगा ना, उसको मैं ये भी बता दूंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिक से करते कैसे हैं। मैंने इसलिए कहा था आधे घंटे तक रुक जाना। तो 144 लिखा हुआ है, तो 144 की आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसको पहले प्राइम से डिवाइड करना है। 2 एक प्राइम में इससे डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। 2 एक फिर से प्राइम में इससे डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। 2 एक प्राइम में क्या इससे डिवाइड होता है, हाँ जी होता है। 2 एक प्राइम में इससे डिवाइड हो रहा है, हाँ जी होता है। ये 3 पे डिवाइड हो गया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 की पावर 4 3 की पावर 2, क्या है 2 की पावर 4 3 की पावर 2। अच्छा, ऐसे ही मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किस किस का कर देना है, ऐसे ही मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर देना है 180 का, ऐसे ही मैंने 192 का करना है। अब आपको ये सब पता है, एचसीएफ निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन कॉमन है। 2 कॉमन है और 3 कॉमन है और बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 की सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2, 3 की सबसे छोटी पावर 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 2 इंटू में 3 हमारा एचसीएफ हो गया, यानी 12 बुक्स हैं हर स्टैक के अंदर। अच्छा, हर स्टैक में हम 12 बुक्स डाल सकते हैं, तो फिजिक्स की कितने कितने नंबर ऑफ स्टैक्स बनेंगे बताओ,
नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर ईच सब्जेक्ट, कितने बक्से बनेंगे फिजिक्स के। तो देखो एक बक्से के अंदर कितनी फिजिक्स की किताब आ रही है, जितना एचसीएफ है तो 12 आ रही है, एक बक्सा, दो बक्सा। अब ऐसे करके क्या ऐड करते जाओगे क्या जब 144 आएगा, नहीं, सीधा 144 को ही डिवाइड कर दो, सीधा 144 को, फिजिक्स का आंसर निकालना है ना आपको, तो 144 को 12 से डिवाइड कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये 12 आ गया। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर केमिस्ट्री, नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथमेटिक्स कितना है, 12 से डिवाइड कर दो नंबर्स को। तो ये आप देख सकते हैं, हम स्लाइड आप कहेंगे तो इस सॉल्यूशन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, अगर कभी देखना है सॉल्यूशन तो अच्छे से देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे फाइनल आंसर भी लिखा हुआ है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने ये आपको सवाल करवा दिया, बहुत आसान तरीका है ना ये, एग्जाम शॉट बेटर है वन शॉट से। ठीक है, तो अभी कितने मिनट हो गया, हमारी क्लास को सिर्फ 20 मिनट हुई है, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से स्टार्टिंग में हमने 5-7 मिनट बात करी थी। चलिए देखो, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स, बहुत बढ़िया है। अब एलसीएम का सवाल है, ये पहले ही मैं बता देता हूँ क्यों। जैसे आपको कहे कोई चीज, कोई बेल बज रही है या कोई पानी गिर रहा है, या इस टाइप का सवाल है जो एक इंटरवल पे हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3 बेल हैं, जैसे स्कूल की बेल मान लो आप, एक 6 मिनट में बजती है, एक 12 मिनट में बजती है, एक 18 मिनट में बजती है। ठीक है, अगर इफ ऑल 3 रैंग टुगेदर एट 6 AM, अगर ये सारे के सारे सुबह 6 बजे एक साथ बजी थी तीनों बेल, तो ये अगली बार कब बजेंगी एक साथ। एक बात बताओ, ये अगली बार कब बजेंगी। देखो, एक बेल है, अगर बेसिक, इसका बेसिक कैसे समझाएं हम बच्चों को, एक बेल है 6 मिनट में बजती है, दूसरी बार कब बजेगी सर, 6 मिनट बाद वापस बजेगी, तो 6 + 6 12 मिनट पे बजेगी। अच्छा, इसके बाद सर 6 मिनट बाद फिर बज जाएगी 18 मिनट पे। अच्छा जी, ऐसे ही ये वाली जो बेल है 12, ये 12 मिनट है, ये कब बजेगी सर, ये 12 मिनट बाद और बजेगी, यानी 24 मिनट पे। तो ऐसे ही अब ये 18 मिनट है, ये 6 मिनट बाद फिर बजती है 24 मिनट। देखा, मतलब कॉमन क्या आया, ये कॉमन आ रहा है, ये को ऐसे ही 18 मिनट का हम देखेंगे तो क्या कॉमन आएगा उसमें देखेंगे, तो इसमें कॉमन देखना है, और ऐसा कॉमन देखना है कि वो तीनों के मल्टीपल में कॉमन हो, और वो सबसे छोटा हो, क्योंकि अब हमसे पूछा गया है क्योंकि तुरंत कब बजेगी, अगली बार कब बजेगी, अगली बार तो सबसे छोटा मल्टीपल इन तीनों नंबर का होगा वही, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है किन्हीं भी नंबर्स का, वही तो एलसीएम होता है। तो अल्टीमेटली हमसे क्या कहा जा रहा है, अभी मैंने इसको डिटेल में, बहुत डिटेल में नहीं समझाया है, बट क्योंकि एग्जाम शॉर्ट है तो आप भी उसकी गरिमा रखना, मैं भी उसकी रखूंगा। ठीक है, तो 6-12 हमारे ऑलरेडी वन शॉट रियल नंबर्स के पड़े भी हैं, पहले मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, अब मैंने खुद से स्टार्ट किया है, तो थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिएगा। एक एक सब्सक्राइबर से मेरी वो मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि थोड़ी सी कम्युनिटी बढ़ेगी तो आपको भी पता है यूट्यूब से थोड़ा पैसा भी मिलता है। फ्री कहने की बात होती है, बट थोड़ा और चीज़ें करने के लिए पैसा जरूरत तो होती है। यूट्यूब पे तो मैं अल्टीमेटली पूरा कंटेंट फ्री ही डालूंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, हर टाइप के फॉर्मेट पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, और बस थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए मुझे, थोड़ा करना सपोर्ट है ना भाई। चलो, 3 bells rings at interval 6, 12, 18 minutes. If all 3 rang together at 6 AM, when will they rang together again? ठीक है, तो एलसीएम निकाल दो इन तीनों नंबर्स का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना, एलसीएम निकाल देना और आंसर आ जाएगा 36 मिनट्स पे। अगली बार ये हर 36 मिनट्स के इंटरवल पे ये तीनों बेल जो है एक साथ बजती हैं, और सवाल में हमें कह रखा है कि 6 बजे बेल बजी थी, तो 6 बजे बजी थी उसमें प्लस 36 मिनट्स, यानी AM था, तो 6:36 AM पे वापस बेल बजेगी। ठीक है, स्पीड में चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ। अच्छा सर, क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस नंबर एंड दिस नंबर, ऐसा कौन सा नंबर। देखो, कोई नंबर x है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो 644 से भी डिवाइड हो जाए। अच्छा, सबसे छोटा नंबर जो 462 से भी डिवाइड हो जाए। अच्छा सर जी, मतलब इनसे तो बड़ा ही नंबर होगा, इसी से आइडिया आ जाएगा कि इनसे बड़े होंगे, तो यानी इनका एलसीएम ही लिया होगा, और एलसीएम की डेफिनेशन भी तो यही होती है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अभी ये इसको डिवाइड कर पा रहा है, क्यों डिवाइड कर पा रहा है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी, ये जो एक्स नंबर है ये ऑलरेडी इसका मल्टीपल होगा, तभी तो इसी से डिवाइड हो जाएगा। ये x जो है इसका मल्टीपल होगा 462, तभी तो डिवाइड हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछा है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है, तो आपको ऐसे समझ में ऐसे रिलेट कर लिया करो मैथ से थोड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, इनका एलसीएम। अब क्या है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यहाँ से मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया, रखा है, एलसीएम आ जाएगा बढ़िया तरीके से मस्त। तो इस पे हमने एलसीएम एचसीएफ पे 9 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, इसीलिए हम देखो 10वां क्वेश्चन भी इस पे आ गया। 10 क्वेश्चन मैंने एलसीएम एचसीएफ पे करवा दिया फटाफट। कितना अच्छे से रिवाइज हुआ होगा एग्जाम शॉट के अंदर आपको। गिवन डेट एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, वैल्यू ऑफ के बताओ। ओए होए होए, एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का, उन्हीं 2 नंबर्स का मुझे एलसीएम दे रखा है। प्रॉपर्टी लगा दोगे ना कि एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाई में एलसीएम ऑफ ए कोमा बी बराबर होती है ए इंटू बी के। तो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाई में 252 इंटू के किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी के। 2520 मल्टीप्लाई में 660 ये लिखा हुआ। यहां से क्या आप के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है, सिंपलीफाई करना है, के की वैल्यू निकालना। ये आपकी के की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। आगे चलो, देखो द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। तो कोई बच्चे हैं जो है ना पीवाई क्यूज, एक बात बताना भूल गया मैं, सारे के सारे पीवाई क्यूज हैं जितने भी हमने किए ना, ये सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो इससे आपकी 2 तैयारी हो रही है, एक हाफ ईयरली एग्जाम्स की, अच्छा, दूसरी दूसरी कौन सी तैयारी, एक फाइनल एग्जाम्स की, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है, तो दोनों तैयारी हो रही है, उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए देखो ध्यान से, एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और जो मैंने मेथड सिखाया था वहां से एलसीएम निकाल दोगे। कंपोजिट नंबर जस्टिफिकेशन, ठीक है, ये फुल स्क्रीन पे नहीं है पर कोई बात नहीं, आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ये लीजिए। आ जाओ, आ जाओ मैदान में। देखो स्ट्रेट, देखो कंपोजिट नंबर, ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद जस्टिफिकेशन। देखो बताओ क्या ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। अब एक खूबसूरत रिजल्ट आपको याद दिलाता हूं। कोई भी कंपोजिट नंबर होता था ना, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसके पास हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। सर फैक्टर्स क्या होते थे, फैक्टर बेटा वो होता है जो उन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। जैसे मैं कहूं कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन है, तो जो जो नंबर 12 को डिवाइड कर देंगे वो सारे 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। अच्छा, तो 12 को तो सर 1 भी डिवाइड कर देता है, अच्छा यहां लिख देते हैं सर 12 को डिवाइड कर देता है 1, 2 भी डिवाइड करता है 12 को, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 12 भी करता है। तो ये सारे नंबर्स क्या सर 12 के फैक्टर्स हैं? जी हाँ, जो भी जिस नंबर का भी आपको फैक्टर निकालना है, यानी ये देख लो कि वो नंबर किस किस से डिविजिबल है, तो वो सारे नंबर्स फैक्टर्स कहलाते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के। अच्छा, तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं ना, उनके पास हमेशा ऑलवेज हैज मोर देन 2 फैक्टर, उनके पास हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ऐसा क्यों, देखो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है, बस 1 को छोड़ के, 1 ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स है। तो देखो ध्यान दो एक बात, अब 4 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसके पास हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, जो कोई प्राइम नंबर है, जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसके जो फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक वो खुद नंबर 3 वही इस नंबर को डिवाइड करेगा, एक नंबर 1 जो है वो तो हर नंबर को डिवाइड करता है। तो ये ही 2 फैक्टर्स, मतलब कोई भी प्राइम नंबर p है तो उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। तो 1 कोमा p ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो याद रखो आज से कि प्राइम नंबर्स के हमेशा एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये कंपोजिट नंबर की पहचान है कि उसके पास हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कैसे पहचानेंगे कंपोजिट नंबर को, कि उसके पास हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज्यादा नंबर ऐसे होते हैं जो उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे 4 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड कर दे रहा है, 2 भी डिवाइड कर दे रहा है, 4 भी, इसके 3 फैक्टर्स है। क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है तो 2 से ज्यादा तो होंगे ही होंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब ये सवाल है एग्जाम में पूछ रहा है मुझसे, स्टेट करो ट्रू और फॉल्स विद जस्टिफिकेशन। अच्छा, ये नंबर क्या एक कंपोजिट नंबर है, सर कैसे चेक करें, एक बात देखो, यहां पे 7 दिख रहा है आपको, हाँ जी,
यहाँ पे 7 दिख रहा है, हाँ जी बीच में प्लस है, तो इस पूरे नंबर से क्या मैं 7 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पूरे में 7 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचता 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है सर, ये लिख देते हैं फटाफट, 2 इंटू 3 इंटू, राइटिंग छोड़ो, टेढ़ा लिख रहा हूँ एक बार। प्लस में क्या आ जाएगा? +1। अच्छा, तो अब कोई भी नंबर है, वो नंबर 1 से तो डिवाइड हो पाता है? यस सर। वो नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाता है? यस सर। तो दो फैक्टर तो होते ही होते हैं, मुझे बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर और ढूंढना था उसको कंपोजिट प्रूव करने के लिए। और जैसे ही 7 को मैंने कॉमन लिया तो मैंने ये देखा ये पूरा जो नंबर था ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा। हाँ सर, ये तो नंबर 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब अब मेरे पास 3 फैक्टर्स मिल गए इसको कंफर्मली। तो अब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर। अब इसका सॉल्यूशन देखो आपने, यहाँ पे क्या किया इन्होंने? इन्होंने तो पूरा सोल्व वोल कर दिया। ऐसे मत जाना, ये ऐसे मत चले जाना, ऐसे मत जाना, जैसे मैंने बताया वैसे कर लेना। ठीक है, अब मैंने बताया तो मैं लिखवाऊं भीगा, मैंने बताया तो मैं लिखवाऊं भीगा, यही लिख दूं? माफी यार, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखेंगे ताकि टाइम बचे। यही लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, +1। और ये नंबर किसके बराबर? ये नंबर इसके बराबर है। ठीक है, आप एग्जाम में लिखोगे दिस इक्वल्स टू दिस। अब हेयर वी कैन इजीली सी दैट द नंबर 7 डिवाइड्स दिस नंबर एंड 1 आल्सो डिवाइड्स दिस नंबर, एंड ये पूरा नंबर लिखोगे दिस आल्सो डिवाइड्स। हेयर वी हैव 3 different numbers dividing the same numbers, that means we have 3 factors of this number, and we know that any number having more than 2 factors is a composite number। तो हम यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ी लैंग्वेज अपनी इंग्लिश बना के लिख देना, मैंने हिंदी में समझा दिया। टूटी फूटी इंग्लिश बनाओगे मैथ्स में नंबर कोई नहीं काट सकता। कंसेप्ट ठीक हुआ ना, इंग्लिश पे कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। क्या ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है? तो ये नहीं है, यहाँ पे 7 कॉमन नहीं आएगा। 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है, 5 एक प्राइम है, 7 एक प्राइम है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट करेंगे, कोई एक नंबर आएगा, उसको मैं +1 किया है, डिवाइड हो ही नहीं पाएगा ये। देखो इसको सोल्व करके पता चलेगा, इसको सोल्व करना है। इसको पूरा सोल्व किया हमने, 211। अब 211 खुद एक प्राइम नंबर है शायद, ये 1, और हाँ ये खुद एक प्राइम नंबर है। इसको चेक कर लो, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि हम चेक करते हैं किस किस प्राइम से डिवाइड हो सकता है। कभी भी आपको प्राइम नंबर चेक करना है तो क्या करोगे? प्राइम से चेक करोगे ना। 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 3 4 5 7 9 11 13 इन सब से नहीं हो रहा है। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, उससे छोटे प्राइम, उससे छोटे नंबर, उस नंबर या उससे छोटे नंबर से चेक करते हैं प्राइम, उससे छोटे प्राइम नंबर्स पे। इसके बारे में हमने डिटेल्ड क्लास में पूरा समझाते हैं। ठीक है, बट आपको एग्जाम में इतना ऐसे ही जिस टाइप से आएगा ना, एक कॉमन लेने वाला ही आएगा। जितना मैंने इस क्लास में बताया है आपके 100% क्वेश्चन बन जाएगा और 100% मार्क्स बन जाएंगे। तो इस उस हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम भी सेव करना है क्योंकि। ठीक है, ये देखो, द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? मुझे एक बात बताओ। कह रहा है कि 5 की पावर n, अब 5 की पावर 1 लिख देता हूं तो 5 आता है। अच्छा, 5 की पावर 2 लिख देता हूं तो 25 आता है। 5 की पावर 3 लिख देता हूं तो 25 इंटू में 5 125 आता है। तो हमेशा जो ये 5 की पावर n है ना, किसी भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए 5 से एंड होगा, कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। सर 0 से क्यों एंड नहीं हो सकता? ये नंबर 0 से क्यों एंड नहीं हो सकता? क्योंकि 0 से एंड होने के लिए इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, उसके अंदर 2 और 5 दोनों होना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता हो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, अब मेरे से सवाल एग्जाम में ऐसे भी आता है, क्या 6 की पावर n किसी भी वैल्यू ऑफ n, जहां पे n नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4 5, इन नंबर्स n को रखता हूं मैं, क्या कभी इसकी ये डिजिट, क्या कभी इसकी यूनिट प्लेस, क्या कभी ये नंबर एंड कर सकता है 0 से? तो 0 से एंड करने के लिए क्या होना चाहिए? ये नंबर 0 से एंड करेगा तो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 और 5, यानी इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 आना चाहिए। क्यों? देखो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 और 3 होती है। अच्छा, होल पावर n है। अच्छा जी, बिल्कुल सही। तो यानी मैं सोल्व करता हूं तो 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n, मतलब n की कुछ भी वैल्यू मैं रखूं तो वो 2 की पावर और 3 की पावर में ही बनेगा। अब 5 फैक्टर आ ही नहीं पाएगा,
2 भी चाहिए था मुझे, 5 भी चाहिए था, एक 2 चाहिए एक 5 चाहिए, जब भी तो 10 बनेगा, और 10 बनेगा तभी तो लास्ट में एंड डिजिट में 0 आएगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। इसीलिए 5 की पावर n में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की पावर n में 5 तो आता है बट 2 नहीं आता, तो ये लिखा होगा। तो ये कैन नॉट एंड विद द डिजिट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है कि ये डिजिट कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकती, कभी भी 0, कैन नॉट लिखा ना, कभी भी 0 से डिजिट से एंड नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि इफ इट्स प्राइम फैक्टर कंटेन्स 2 एंड 5। और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी 5 पे आ जाएगा, कभी 6 पे आ जाएगा, कभी 4 की पावर n पे आ जाएगा, कभी 7 की पावर n पे आ जाएगा। आपको क्या याद रखना है, जिस भी नंबर पे आए पूछे क्या वो एंड डिजिट 0 है या नहीं, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है। कि आता है तो किसी ना किसी n की वैल्यू के लिए वो 0 से एंड कर जाएगा, अदरवाइज कभी नहीं करेगा। 2 और 5 दोनों नहीं आते हैं तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, रीजन देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। ये स्टेटमेंट गलत है, गलत है, फॉल्स है। सर क्यों फॉल्स है? कोई बच्चा कहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 1 और 5 आता है। अरे मेरे लाल 5 आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, सिर्फ 1 प्राइम ही नहीं होता, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा कैसे? अच्छा, बिल्कुल हाँ, तो फॉल्स है स्टेटमेंट भी। चलिए ये देखो, असर्शन पढ़ते हैं, 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल n। क्या ऐसा हो सकता है 4 की पावर n का हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 की होल n, यानी 2 की पावर 2n। अच्छा, यानी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो सिर्फ और सिर्फ 2 आया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 2 आया सर। ओए होए होए, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ही नहीं है। मैंने क्या कहा था, 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तभी वो नंबर 0 से उसके किसी ना किसी n की वैल्यू के लिए वो नंबर एंड कर सकता था, जिसकी डिजिट आ जाती 0। कंफ्यूज हो गया हो तो दोबारा सुन लो। ये नंबर है 4 की पावर n, ये नंबर किसी वैल्यू ऑफ n के लिए 0 से तभी एंड करता तब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आए, साथ में 5 भी आए। अब यहाँ पे 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा, तो ये क्या कभी कर सकता है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? कंप्लीटली फॉल्स है सर, फॉल्स है, फॉल्स है। देखो आंसर देखते हैं, नेवर एंड्स इन 0, तो ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो मुझसे कह रहे हैं ना कि कर सकता है फॉर सम नेचुरल एंड। मैं तो, और मैंने पूरा बता दिया, वो कर ही नहीं सकता कभी भी। चलिए रीजन देखते हैं, फॉर ए नेचुरल नंबर x हैविंग 2 एंड 5। अच्छा, कोई एक नेचुरल नंबर है x हैविंग 2 एंड 5 एज प्राइम फैक्टर्स, तो x की पावर n ऑलवेज एंड्स विद डिजिट 0। तो ये स्टेटमेंट कोई बच्चे ट्रू बताएंगे, पर मैं कह रहा हूं फॉल्स है भैया। रुक जाओ, फॉर ए नेचुरल नंबर x हैविंग 2 एंड 5 x की पावर n ऑलवेज एंड विद डिजिट 0, तो फॉल्स है, इसमें गलत लिखा होगा। a इज फॉल्स, r इज ट्रू, r भी फॉल्स है। ठीक है, फॉर ए नेचुरल हैविंग 2 एंड 5 एज प्राइम फैक्टर्स। ओए ओए ओए, ट्रू है भाई, ट्रू है। मेरा दिमाग पता नहीं पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चला गया, सॉरी मेरी गलती। ट्रू है यार, इसने कंफर्म कह दिया ना 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर है, यही तो समझा रहा था मैं इतनी देर से। ये देखो स्किप हो जाता है, कोई नहीं, कई बार ऐसे पढ़ते पढ़ते गलत हो जाता है। ट्रू, क्यों ट्रू है सर? क्योंकि सर कोई भी नेचुरल नंबर, इसने मुझे कंफर्म कर दिया, एक्स ने मुझे कंफर्म कर दिया कि इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 तो है ही है। अब इसकी पावर n करूंगा, इसकी पावर n करूंगा, n की वैल्यू कम से कम नेचुरल नंबर है, क्योंकि n की वैल्यू 1 तो होगी ही, 2 और 5 तो आएगा ही आएगा, 10 तो बनेगा ही बनेगा। तो ऑब्वियसली यही तो समझा रहा था 3 क्वेश्चन से मैं अभी तक। कई बार हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो ये हमारा आर ट्रू हो गया। ठीक है, एफ ये ए फॉल्स, आर ट्रू। सॉरी बच्चों, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है मास्टर से भी, बट उस गलती का प्रभाव क्या होना चाहिए आपको तुरंत, क्योंकि हम कंसेप्ट कभी गलत नहीं पढ़ा सकते, तो आपको तुरंत कमेंट सेक्शन में करना है, सर ऐसे करो, सर एक्टिव हो जाओ, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है एक। असर्शन रीजन के सवाल देखते हैं। देखो, फॉर 2 डिस्टिंक्ट ओड प्राइम नंबर्स। अच्छा, एक्स और वाई क्या है, अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम मुझे कह रहा है इन दोनों नंबर्स का क्या है, 4 इंटू एक्स वाई। तो एक्स और वाई तो आता ही एलसीएम में, अब यहाँ पे तो 4 आएगा, बड़ा वाला नंबर आता है एलसीएम में। ठीक है सर जी, एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। पहले एक बात बताओ, क्या ये देखो ए ट्रू है और आर ट्रू है, दोनों ट्रू है, बहुत आसान है।
मुझसे इन दोनों का एलसीएम ही तो कह रहा था, और ये आपको निकालना आता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेना। अब देखो ये वाला पॉइंट है ना, याद रखना हमेशा, कई बच्चों को पता नहीं होता या भूल जाते हैं कि जो एलसीएम होता है ना वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। यानी दो नंबर्स का आप एचसीएफ निकालो और उन्हीं दो नंबर का आप एलसीएम निकालो, तो आप पाएंगे कि जो एचसीएफ है वो डिवाइड कर देगा एलसीएम को हमेशा। ठीक है, तो क्या है, एलसीएम जो है वो डिवाइड हो जाता है किससे, एचसीएफ से, उन गिवन नंबर्स के लिए, उन्हीं सेम नंबर्स का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ जो है वो डिवाइड कर देता है एलसीएम को। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई नंबर डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, इसका मतलब जो ये एलसीएम है ये मल्टीपल है किसका, एचसीएफ का। तो एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट कैसी हैं, ट्रू है, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो सही बात है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है। आर जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना, एलसीएम तो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला है, उसका और इसका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, इस सवाल को देखो, मुझे लग रहा है 1.5 घंटा कहाँ, हम तो हाँ 1.5 घंटे से पहले पहले कर ही लेंगे सारा। मौज करो बेटा, मजे आने वाले हैं आज की क्लास में। एग्जाम शॉट मिल रहा है आपको 1 नंबर बढ़िया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो ध्यान दो। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249। आवाज आ रही है ना, हाँ आ रही है। तो सबसे बड़ा नंबर जो, अरे बहुत खूबसूरत सवाल है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं इतनी आसान तरीके से समझा देता हूँ। चलो आज समझा ही देता हूँ। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। अच्छा है, देखो ऐसे समझो, 281 है जी, है सर। एक्स एक ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। 1249 इसको भी डिवाइड कर दे, जी हाँ। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर क्या दे, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। यहां पे जब ये एक्स से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आए, यहां पे मैं इसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 आए। तो आपको ऐसे केस में क्या करना होता है, आपको यहाँ पे 281 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों कर रहा हूं इसका लॉजिक बताऊंगा बहुत खूबसूरत तरीके से। और 1249 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। सर ये क्या बात हुई, आपने लॉजिक बताया नहीं, सब्ट्रैक्ट करवा रहे, रटवा रहे हो क्या मैथमेटिक्स? नहीं 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 नहीं। अब एक बात बताओ, इतना मत देखो, सिर्फ सवाल को इतना देखो, इतना आधा, कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर दे, इस नंबर को डिवाइड कर दे, तो कौन सा होता है, एचसीएफ होगा। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ ही तो होगा, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इस नंबर और इस नंबर को डिवाइड कर दे। अच्छा, तो मैं अगर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल दूं और वो वैल्यू मान लो मेरी एक्स आ जाए, मान लो, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एक्स जो है कंप्लीटली डिवाइड कर देगा इनको, और वो सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। अब इसी एक्स को अगर मैं जाके, अब इस देखो यहाँ पे इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी इस नंबर में अगर मैं 5 ज्यादा होता, +5 होता, अभी x क्या है, एचसीएफ है इन दोनों का, तो इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। अब इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इस नंबर में मैं अगर 5 ऐड कर देता तो कितना आता, 286। अब मैं इसी x से डिवाइड करता, तो आपको पता है x की कहीं ना कहीं टेबल पे 281 आ रहा है, हाँ जी सर। तो 281 आ रहा है, तो जब 286 में से आप 281 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 5 आएगा, जी हाँ। हाँ सर, एक ही बार समझाऊंगा, एग्जाम शॉर्ट है, समझ लो। फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा क्यों हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये समझा दिया। अच्छा, बट सर मुझे 286 का थोड़ी ना बताना है, मुझे तो बताना तो 281 का ही है। हाँ, बताना तो आपको 281, तो क्यों ना मैं 281 से 5 पीछे चला जाऊं, और जब उसके लिए एचसीएफ निकाल लूंगा तो ऑटोमेटिकली जब मैं उस वैल्यू में 5 को ऐड करूंगा, जो भी मेरी वैल्यू 281 में से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया और उनके लिए मैंने एचसीएफ निकाला, और जब भी मैं उसमें 5 ऐड करूंगा तो वो नंबर जो मेरा एचसीएफ होगा वो डिवाइड करेगा, तो वो रिमाइंडर 5 ही तो देगा। बड़ी गहरी बात है, बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। ठीक है, जो नहीं समझ पाते हैं उनको टीचर सीधा ये कहता है, या टीचरों कई बार खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि भाई 5 से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको 7 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसका लॉजिक ये है, मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो आपको क्या करना है, समझ गए होंगे आप। नहीं समझे होंगे तो आपका इस टाइप के सवाल में जिसमें एचसीएफ निकालना होता है और रिमाइंडर बच रहा हो, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7, तो आप क्या करोगे, 281 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया सर,
बताओ 276 आया, यहां पे 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, तो 2 1 2 4 3, सॉरी 1 2 4 2, 9 - 7 2 होता है ना, 1 2 4 2, ये दो नंबर आ गए। अब 276 को मैं किसी x से डिवाइड कर दूं, और 1 2 4 दोबारा समझा रहा हूँ, सुन लो, 1 2 4 2 को किसी x से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ इन दोनों का एचसीएफ निकाल दूंगा, तो वो x होगा मान लो। तो x क्या है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो रिमाइंडर 5 देगा, और 5 ऐड करने के बाद तो मेरे पास 281 बन गया। मतलब x ही मेरा वो नंबर है जो रिमाइंडर क्या देगा, 5 देगा, जब उसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आ जाओ। तो मतलब मुझे एचसीएफ, अब इन नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो एचसीएफ ऑफ 276 और 1242, 1242 ये हमने निकाला। एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे 276 की, 1242 की, और एचसीएफ आपका आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, सारे पी वाई क्यू हैं, ये देखो यहां लिखा हुआ है पी वाई क्यू, सीबीएसई 2025। ठीक है, चलिए, अगर एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, वैल्यू ऑफ n - 7m, बहुत आसान है मेरे यार। एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है किसके, एलसीएम ऑफ ए इंटू बी के, सॉरी मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम ऑफ ए इंटू बी। क्या कह रहा हूं मैं, देखो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई उन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। कौन से दो नंबर है, 98 और 28, जी हाँ। अब एचसीएफ की वैल्यू क्या दे रखी है सर, m दे रखी है, एलसीएम की वैल्यू क्या दे रखी है सर, n दे रखी है। तो आप इन दोनों नंबर से m और n की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे क्या, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझसे तो सवाल में n - 7m पूछ रहा है, डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, m की वैल्यू निकाल लूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, एलसीएम निकाल के n की वैल्यू निकाल लूंगा, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा। कोई सवाल है क्या ये तो मैं हो जाता है कई बार स्पीड स्पीड में। कोई बात नहीं, तो फटाफट कर लो इसको। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एचसीएफ निकालिया, एलसीएम निकालिया, एचसीएफ 14 है, यानी m की वैल्यू क्या आई 14, और एलसीएम कितना आया 196, तो n की वैल्यू आई 196। अब क्या है 196 माइनस में 7m, 7 इंटू में 14 कितना आ गया 98, और ये 98 हमारा आंसर आ गया। आसान सवाल है, मजा आ गया होगा। एलसीएम पे ही, एलसीएम एचसीएफ पे कितने सवाल कर लिए यार हमने, 17 सवाल, 17 सवाल एलसीएम और एचसीएफ पे, देख लो यार। ये एग्जाम के रियल नंबर से सवाल हैं, ये आते हैं आपके एग्जाम्स में। कुछ कुछ देरी में आपके सारे कंसेप्ट्स के कवर हो जाएंगे, देखते जाओ बस इस लेक्चर को। देखो, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो, आपसे क्या कह रहा है कि इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो प्राइम के फैक्टर्स की पावर है ना, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर नंबर्स की, तो उनका सम बता दो। तो क्या करना है, सिर्फ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर दोगे आराम से। ये करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे 2002, 2 से डिवाइड करोगे 1001, ठीक है। ऐसे करके आप पूरी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ये आ गया 2 इंटू 2 1001, ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई इसकी पूरी। 1001 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 7 इंटू 143, ये लिख दिया। तो इस पूरे की प्राइम फैक्टराइजेशन ये कुछ आ गई हमारी। क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है, इस सवाल में क्या कह रहा है आपको बता देता हूं मैं। अरे इस सवाल में क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ। इसमें कह रहा है जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने इस नंबर की करी है ना, जो ये प्राइम नंबर्स आए हैं, इन प्राइम नंबर के जो एक्सपोनेंट्स है उनका ऐड कर दो। अच्छा, तो 2 + 1 क्या पूछ रहा है मुझसे, 2 + 1 + 1 + 1, 5 आंसर आ गया। ठीक है, बस यही पूछ रहा था। इसको देखो, बड़ा ही आसान सवाल है। देखो, ये कह रहा है अगर a की पावर b की वैल्यू आपके पास ये है, अच्छा, तो a की पावर b की वैल्यू मेरे पास क्या है 32। तो मुझसे कह रहा है कि सर आप b ऑफ a की पावर ab बता दो, b ऑफ ab। एक बात बताओ, इसको मैं कैसे 2 की पावर 5 भी लिख सकता हूं। अब कंपेयर कर दो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की 5, 5, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या आई 5, तो 5 की पावर 10 मेरा आंसर आ गया। ऐसे इस टाइप के सवाल को करना होता है।
तो 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सम इरेशनल नंबर ही आएगा। ट्रू है स्टेटमेंट। द सम ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है सर, आर हमारे पास मान लो कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है, एंड एन इरेशनल नंबर, और एक हमारे पास इरेशनल नंबर है आई आर, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। एक इरेशनल नंबर का सम किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर के साथ हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। बल्कि नॉन जीरो क्या, जीरो भी होता तो क्या दिक्कत आती है, जीरो प्लस में इरेशनल, इरेशनल ही आता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन कैसे है सर, ये एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, इनका सम का सम क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा, यही इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। प्रूव डेट 5√3 + 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपके सवाल में आता है एग्जाम में। कैसे करते हैं इस टाइप के सवाल को, देखो इरेशनलिटी देखो, हम कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से करते हैं ऑब्वियसली। आप सबने √5 इज एन इरेशनल, √3 इज एन इरेशनल, ये सवाल एग्जाम के लिए कर जाना भैया। मोस्ट प्रोबेबली आपके हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम, फाइनल एग्जाम, बोर्ड के, इन तीन में से 1 से 2 बार तो पूछा ही जाएगा ये सवाल। ये तो आते ही हैं, इसलिए मैं एक लेके आया हूँ केस, उसके बाद आपको बताएंगे। आ जाओ, ध्यान दो। इस टाइप के सवाल बहुत आसान है। इसमें सिर्फ इतना कह रहा है मुझसे कि सर 5√3 प्लस में 2/3, इसको प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। अभी हमने बेसिक चीजें पढ़ी, अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम में कैसे करना है और वैसे थोड़ा मोरली बताएं तो देखो भाई, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट इरेशनल नंबर आती है, एडिशन में इरेशनल नंबर है, अगेन इरेशनल आएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओलंपियाड वगैरह में ऐसे कर लो। अब हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट है तो हमें लिखना पड़ेगा थोड़ा, तो इसमें कैसे लिखोगे आप, देखो 5√3 प्लस में 2/3, मैं मान लेता, लेट्स सपोज दैट दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो इसको मैं a/b की फॉर्म में लिख पाऊंगा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख पाए, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q हमारा कैसा होता है, जीरो नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता जीरो, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आने से समस्या आ जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं इसको p/q की जगह a/b लिख लूँ, सिंबल्स ही हैं, कुछ भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। तो यहां से 2/3 को उधर भेज देता हूँ, ठीक है सर, 2/3 इधर भेज दिया, अरे चल जा, 2/3 एलसीएम ले लो, इसको सोल्व कर दो, फिर बोल देना ये पूरा नंबर तो एक रैशनल नंबर बन गया। देखो एलसीएम लो, सोल्व करो, इन्होंने यहाँ पे इसको किसके बराबर रख दिया, इसने, इसका मेथड नहीं देखते, मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा अब यहाँ पे हमने कर ही दिया तो इसको ही करते हैं। तो 5√3 इक्वल्स टू, एलसीएम लिया 3b, यहाँ पे 3a माइनस 2b। अब देखो बेटा, हमने इस नंबर को 5/√3 को कैसे लिखा था, हमने लिखा था +2/3, इस पूरे को हमने a/b की फॉर्म में लिखा था, जहां पे a और b कैसे थे, इंटीजर्स थे। क्या थे, इंटीजर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, z से, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, जहां पे b कैसा है, जीरो नहीं है, ठीक है सर। b जीरो नहीं है तो यहाँ पे भी जीरो नहीं है। a और b इंटीजर्स है, मतलब ये एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल है, तो पूरी क्वांटिटी कैसी आ गई, रैशनल नंबर। अच्छा जी, ठीक है। यहां पे एक ये रैशनल, ये इरेशनल, प्रोडक्ट कैसी हुई, इरेशनल, तो ये पूरा नंबर इरेशनल है। कैसे पता, अब कोई बच्चा इसको ये लॉजिक नहीं पता, बट वो क्या करेगा, वो ऐसे कर सकता है, देखो मैं बताता हूँ अभी। वो ऐसे कर सकता है, यहाँ पे क्या करता है वो, इसका आगे और सोल्व करता है, √3 को इधर रख लो, 5 को भी उधर ले जाओ, और आसान हो जाएगा। टीचर ही खुश हो जाएगा आपका कि बच्चे ने सब कुछ लिख दिया। 3b मल्टीप्लाई में 5। अब देखिए पूरी क्वांटिटी कैसी होगी, ये पूरी क्वांटिटी रैशनल हो गई, ठीक है। और साथ में आप ये देख सकते हो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि √3 एक इरेशनल नंबर है। क्या कभी एक रैशनल क्वांटिटी एक इरेशनल क्वांटिटी कभी बराबर हो सकती है, क्या कभी एक इरेशनल और रैशनल क्वांटिटी बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस अवर पोजीशन वाज रॉन्ग, कि ये नंबर एक रैशनल है, एक बात हमने गलत मानी थी, इन्होंने भी ऐसा ही कुछ कर रखा है शायद, देखते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा।
ठीक है, मैंने कह रहा हूं एग्जाम शॉर्ट है, सवाल समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, रिवीजन शॉर्ट है, रिवीजन होगा बहुत बढ़िया। ठीक है, बाद में टाइम भी बच जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप पूरे वन शॉट देखते हो, प्रैक्टिस करने टाइम नहीं बचता, माइंड में हेडेक हो जाती है, स्क्रीन टाइम 4-4 5-5 घंटे का, उसके बाद और लेक्चर देखते हो, वेस्ट। मतलब बच्चों का ही फीडबैक रहा है जो आपके सीनियर रहे हैं कि सर मतलब आउटपुट नहीं आ पाती एग्जाम में बैठ कर, यहाँ से आउटपुट आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे जाके आपको रिकॉल हो गया सारी चीज। अब जाओगे क्वेश्चन खुद से बार बार, जो आपके नोट्स हैं या फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उनको पढ़ोगे, खुद से प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, तो निखर के आएगा रिजल्ट। इस सवाल को सोल्व करो। देखो, रेडिकल एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। ये जब सोल्व करोगे आप, तो आपके वैसे आइडेंटिटी बन जाती है डायरेक्ट, बट मैं कहूंगा याद करने की जरूरत नहीं है, सोल्व करना, इसको सोल्व करना। तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 14 आंसर आ गया। 14 क्या होता है? एक रैशनल नंबर है। कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव आया, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। ए बी सी कैसे हैं? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। एलसीएम हमने एक्स और ये दे रखा है, एम और एन की वैल्यू निकालनी। कितना आसान सवाल है, कितना ज्यादा आसान सवाल है। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एबीसी प्राइम नंबर्स थे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है बताओ? इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो ए की हाईएस्ट पावर देख लो, ए की पावर 3, बी की हाईएस्ट पावर देख लो। सर बी की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू तो मिली भी है ना मुझे, अरे एलसीएम तो दे रखा है, ए की पावर 3, बी की पावर 4, सी की क्यूब। तो मतलब बी की पावर 4 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे बी की पावर 3 है, यहाँ पे बी की पावर m है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 4। कंपेयर करता चल रहा हूं मैं, सी क्यूब है, सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे सी की वैल्यू n है, n की वैल्यू आ गई 3। जब ही तो मेरा एलसीएम ये आएगा। कंपेयर करते चलना है, बस कंपेयर करते चलना है इस एलसीएम को। अरे भाई इरेजर भाई साहब आजा, भाई साहब इरेजर मेरी मान ले भाई। देखो बहुत बेइज्जती होगी बच्चों के आगे। हाँ आया 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 था भाई, चला गया, ये रहा आ गया। कित बात जाएगा था वे तो गाय कदे। अरे सर हरियाणवी, अरे सॉरी बच्चों, आ जाओ हिंदी पे वापस स्विच मोड करते हैं। एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई, ये हमारा आया। कंपेयर किया, एन की वैल्यू आई, एम की वैल्यू आई, तो यहां से हमने देखा एम प्लस एन निकालना है। एम 4, एन 3, इनको प्लस कर दो, 7 इज द आंसर। ठीक है, देख रहे हैं कितना टाइम हो गया? 1 घंटे में क्लास करवा दी आपकी, 1 घंटे 10-15 मिनट में ही हो जाएगी। एग्जाम शॉर्ट है, सक्सेसफुल रहे। आई होप आपका बहुत प्यार मिले। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, यार तुम ही सपोर्ट करो। बहुत नया चैनल बनाया है, रिस्क लिया है, इन्वेस्टमेंट करी है, देखते हैं कहाँ जाती है हमारी नैया। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, लेट ए बी पी क्यू आर आर प्राइम्स, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, ये हमारे। देन फाइंड 3n माइनस 2m। चलिए बताइए, बहुत आसान सवाल है। एलसीएम दे रखा है, कंपेयर कर दो, एन और एम की वैल्यू निकाल दो, सोल्व कर दो। होमवर्क है, होमवर्क तो क्या, सॉल्यूशन ही दिख रहा है। ये फिर से आ गया, एलसीएम है, कंपेयर कर दो, एन और एम की वैल्यू निकाल दो। देखो सीबीएसई के कितनी बार सवाल पूछा है यार, ये 2025 में ही अलग अलग शिफ्ट में आए होंगे। √5 इरेशनल। अब ये √5 अकेला नहीं सिखा रहा मैं, यहां से आपको √5 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √p आ जाएगा। और √p आने के बाद जो हमने पीछे सवाल देखे कि 2 इंटू √3 प्लस में 5, प्रूफ करो इस नंबर को कि ये एक रैशनल नंबर है। इसका तो अभी हम एग्जांपल देख के आए हैं, रैशनल मान लो। ठीक है, एग्जाम में गिवन होगा कि √3 इरेशनल है, √3 को इधर रखो, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाओ, कह दो एक तरफ रैशनल दूसरी तरफ इरेशनल। पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और इस टाइप के सवाल की एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, √3 रैशनल, √2, √5, √7, √p। p क्या है यहाँ पे? p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है। अच्छा सर जी ऐसी बात है, जी हाँ ऐसी ही बात है बच्चे, ऐसी ही बात है। तो कैसे होगा देखो,
इस टाइप के सवाल ये बहुत फेमस है। इसमें क्या करना होता है, कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड लगाना होता है। आपको रूट 5 को रैशनल नंबर प्रूव करना है, तो पहले मान लो कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। जैसे ही मैंने रैशनल नंबर माना तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं, q नॉन जीरो है। चलो a बाई बी में लिख देते हैं, हमेशा हम वही लिखते आए हैं, a बाई बी। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे जो a कोमा b है, को प्राइम इंटीजर्स क्यों लिए हैं, b नॉन जीरो होना चाहिए। ये को प्राइम का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों का HCF, a और b का जो HCF है वो कैसा लेना है आपको, वो 1 लेना है। अच्छा ऐसा क्यों सर, एक बात बताओ, क्या हर रैशनल नंबर यूनिक होगा? 2/4, 1/2, 4/8, क्या ये तीनों नंबर सेम नहीं है? बट इनका हुलिया मुझे अलग लग रहा है। इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF होता है ना, वो 1 हो। तो वो 1 जब ही होगा जब मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा। 1/2 आया। इसको HCF 1 कब होगा, जब इसको मैं पूरा सोल्व करूंगा 1/2। तो इन नंबर्स को जो a बाई बी की फॉर्म में मुझे लिखने हैं, जो मैंने ये इस नंबर को a बाई बी की फॉर्म में लिखा है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, मैंने इसको पूरा सोल्व कर दिया। जैसे यहाँ पे ऐसा लिख के नहीं छोड़ा, इसको पूरा सोल्व कर दिया ऐसे। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म में। या फिर कई लोग लोवेस्ट फॉर्म नहीं लिखते तो लिख देते हैं कोमा करके, वेयर HCF ऑफ a कोमा b इक्वल्स टू 1। या कई इसी को लैंग्वेज में लिख देते हैं, HCF को ही हम GCD भी बोलते हैं। HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD भी बोलते हैं। देखो कितनी नॉलेज मिल रही है एग्जाम शॉट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं, जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अच्छा सर, को प्राइम, इसीलिए हम लिख देते हैं a कोमा b आर को प्राइम इंटीजर्स। समझ में आया? को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, उन दोनों नंबर्स का HCF 1 है तो उनको को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन की जगह आप HCF ऑफ a कोमा b 1 भी लिख सकते थे। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पे जैसे इतना बन जाता है ना, उसके बाद कुछ नहीं बचा। दिख रहा है क्या? छोटा तो नहीं हो जाएगा ज्यादा? एक सेकंड, छोटा हो जाएगा मेरे हिसाब से। रूट 5 इरेशनल, इरेजर बाबू, इरेजर बाबू। हाँ, ये देखो भैया, तो रूट 5 को मैंने किसके बराबर लिख दिया, a बाई बी के। तो यहां से क्या करो, a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू आ जाएगी रूट 5 इंटू बी। a की वैल्यू आ गई सर रूट 5। तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, मैं इतनी देर में लगा रहा हूँ, इतनी देर में मैं सोल्व ही कर देता इसको। तो रूट 5, a की वैल्यू कैसे निकालोगे, रूट 5 इंटू बी। अब क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a स्क्वेयर इक्वल्स टू 5b स्क्वेयर। अब यहां से मुझे क्या पता चला, एक थ्योरम आती थी, कोई भी प्राइम, देखो p 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। जब कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वेयर नंबर को डिवाइड करता है, जहां पे ये a क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पे जो p है, ये p जो है इस a को भी डिवाइड करेगा। अच्छा सर जी, p सर a को भी डिवाइड करेगा। तो 5 जो है सर, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 5 जो है वो डिवाइड, किसका सिंबल है, ये डिवाइड का सिंबल होता है। 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर, इसका मतलब है 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा होगा। अच्छा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, ये थ्योरम लगती है। एनसीईआरटी में थ्योरम आपने पढ़ी होगी, कोई प्राइम नंबर इस ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, जहां ये पॉजिटिव रियल नंबर है। चलिए ठीक है, आ जाओ। तो ये देखा हमने, तो 5 ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर, जो 5 है वो ए को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब डिवाइड करेगा तो पूरा काट देगा 5 ए को। हम डिवीजन करते हैं, कुछ ना कुछ काट के कुछ नंबर सी आएगा। हाँ सर, तो यहां से क्या मैं ए की वैल्यू नहीं निकाल सकता? यस सर, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5c। तो वही 5c वैल्यू को यहाँ रख दो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5c। अब इस जो ए की वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में वापस सब्सटीट्यूट कर दो। यही यहाँ पे किया होगा, ए की वैल्यू इसने, मैंने 5c माना, इसने 5k मान लिया। अब इसी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो क्या आएगा 5k स्क्वेयर, या मैं 5c स्क्वेयर या 5k स्क्वेयर, k मान लिया, इसमें मैंने c की जगह k ही मान लेता हूँ, ये तो सेम दिखेगा। और क्या है, बस a की वैल्यू 5k आ गई, यहाँ पे भी k मान लो, बस सेम सेम दिखाना है ना भाई। मैं समझा रहा हूँ, ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आपके नोट्स में भी होगा। एग्जाम शॉर्ट है, आप किसी ट्यूशन पे पढ़े होगे या किसी ऑनलाइन बैच में पढ़े होगे, बट मैं तो यहाँ पे फ्री में पढ़ाऊंगा, और एंड तक अब फ्री में ही पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। आ जाओ, आ जाओ, ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5k का होल स्क्वायर, इसमें इस a को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, 5k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर
तो यहाँ से 5 से 5, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, तो 5k² क्या बचेगा, यहाँ पे 5, ये यहाँ पे आएगा b² इक्वल्स टू 5k², यहाँ पे b² इक्वल्स टू 5k²। ठीक है, तो 5 इससे क्या है, 5 डिवाइड कर रहा है b को, डायरेक्ट वो थ्योरम लग गई ना। अब ये 5b² को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, अब मैं शुरुआत में मान के चला था कि a और b तो को प्राइम इंटीजर्स हैं, बट 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। देखो यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती, a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, इसका मतलब क्या है, HCF ऑफ a, b 1 है। अच्छा, अब मेरे पास आ गया कि जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर दे रहा है, जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। क्या आ गया मेरे पास, 5 इज अ अच्छा 5 मेरे पास क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया a एंड b का। इसका मतलब बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो, बट मेरा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था a और b का वो तो 1 है। ये तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये पूरी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छा इसीलिए, अरे लिख देना पूरा भाई, मैं नहीं लिख रहा इतना, वन शॉट क्लास को ऐसे ही इतने ऐसे नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बस मुझे यही समझाना था, सब कुछ समझाते तो मैं इरेज कर सकता हूँ। तो रिवीजन के लिए समझा दिया, एग्जाम शॉर्ट हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो पूरा पी जाना, आप 2 बार अपनी कॉपी में लिख के देखना। ठीक है, पूरा प्रेजेंटेशन में मैंने लिखा नहीं कि ये एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे 2 नंबर कट जाएंगे। अच्छा 2 तो नहीं, 1 नंबर ही कटेगा, ये 1 या 1 पॉइंट, क्योंकि इसमें एक आपको थ्योरम लिखनी होती है जो मैंने लिखी नहीं। कौन सी थ्योरम, यहाँ पे थ्योरम लिखोगे ना, देखो कि ये देखो कि 5 डिवाइड कर रहा है b² को, फिर वो थ्योरम लिखोगे, फिर 5 डिवाइड्स b, थ्योरम 1.2 है आई थिंक एनसीईआरटी है, कौन सी है आप जाके चेक कर लेना, जहाँ पे p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a वाली। ठीक है, तो ये अपना हो गया। तो बेस्ट ऑफ लक साथियों अपने एग्जाम के लिए। एग्जाम शॉट कैसा लगा यार बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट खूबसूरत लेक्चर में, और आपका फीडबैक जरूर देना, आपका फीडबैक ही मैटर करता है। पता है क्यों, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूँ जो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, मैं वो टीचर हूँ जो मेरे स्टूडेंट को क्या चाहिए मैं उसलिए पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगा स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है इसलिए लेके आया। आपको किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए, क्या पढ़ना है सर, इस टॉपिक को पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, इतने टाइम में पढ़ना है, या डिटेल्ड लेक्चर कौन सा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक, कुछ भी कहोगे ना मैथमेटिक्स में, भाई किसी भी लेवल का कहोगे ना उस लेवल का पढ़ा दो। मैथ्स में मास्टर्स करके है मैंने ड्यू से, बहुत मेहनत करी है मैथमेटिक्स के अंदर मैंने, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद।